सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं लेके आया हूँ जीके और जीएस की क्लास, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो मेरा सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा रहा ये कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान रहती है। प्रधान रूप से कौन सी गैस सर्वाधिक विद्यमान रहती है। आर्गन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी बेटा पाई जाती है? तो हमारे वायुमंडल 78.8% पाई जाती है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात बताऊं तो ये पाई जाती है हमारे उसमें कितनी पाई जाती है? तो 20.95% पाई जाती है। और CO2 कितनी पाई जाती है? तो आप जानते हैं कि CO2 हमारे 0.003% पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है। इसके अलावा आर्गन 0.93% है, ये 0.93% वायुमंडल में पाई जाती है। ओके, तो सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारा बेटा दूसरा क्वेश्चन। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, अर्थात किस देवता को सर्वाधिक प्रिय देवता माना जाता है? ऑप्शन ए वरुण को, ऑप्शन बी इंद्र को, ऑप्शन सी अग्नि को, ऑप्शन डी शिव को। तो आप बताएंगे किसको सबसे ज़्यादा माना जाता था? तो इंद्र को, जितने, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इन्हीं को मंत्रों के उच्चारण में दिए गए हैं। ओके, अब इनको इंद्र को 250 मंत्र दिए गए हैं, जबकि अग्नि को 200 मंत्र हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मान किसे इंद्र का माना जाता था, जो उत्तर वैदिक काल आते आते सबसे गंधाने वाले देवता हो गए थे। ओके, और वही बात ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। और सूक्त अगर मैं बताऊँ 1028 क्या हैं सूक्त हैं, ऋचाएँ कितनी 1028 सूक्त हैं। ऋचाएँ की बात करूँ तो वो 10,462 हैं। ओके, तो आप याद रखिएगा, ये था ऋग्वेद। और ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ओके, तो ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन रहा ये हमारा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कहाँ? इलाहाबाद। तो आप बताएंगे कि राष्ट्रीय अकादमी हैदराबाद में स्थित। कहाँ पर? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है, जिसका वास्तविक नाम क्या है? ये पुलिस अकादमी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी बेटा, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, 15 सितंबर 1948 की। ओके, और ये ओस्मानिया विद्यालय से संबंधित है, ओस्मानिया एक विद्यालय उसी से। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? किस ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, न्याय मीमांसा में, उपरोक्त में, सभी से। तो आप बताएंगे इसके बारे में जिक्र हमें मिलता है उपर्युक्त, किसे मिलता है? सभी में मिलता है। किसे मिलता है? सभी में बेटा। मनुस्मृति को मनु ने लिखी थी, अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखी थी। तो आप याद रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको जरूर सुनते रहिए। अर्थशास्त्र को किसने? चाणक्य ने लिखी थी, और मनुस्मृति मनु लिखी थी। न्याय मीमांसा भी एक किताब ग्रंथ था। तो इनमें तीनों में जिक्र है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा रहा, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? कौन सी हेल्पलाइन है? हेल्पलाइन नंबर, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, वुमेन पावर हेल्पलाइन, या चाइल्ड केयर लाइन? तो आप बताइए ये क्या है 1090? तो वुमेन पावर हेल्पलाइन है। ओके, कौन है? वुमेन पावर हेल्पलाइन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, घरेलू हिंसा की महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? घरेलू महिलाओं के हिंसा हेतु संसद में कब अधिनियम पारित किया गया था? तो आप बताएंगे अधिनियम 2000 पारित कब, अधिनियम कब लागू किया था? लागू 2005 में, 2006 में किया गया था। कब का? 2006 में। लेकिन पारित कब हुआ था? ये पारित हुआ था बेटा 2005 में। लेकिन लागू कब हुआ है ये? तो आप बताएंगे लागू आपका हुआ 2006 में। ऑप्शन ये हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 7वां क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और गुजरात के भरूच जिला में अलियागढ़ द्वीप पर। कहाँ पर? तो गुजरात के भरूच जिला में है। ओके, तो आप याद रखिएगा। और ये मूर्ति 182 मीटर है, तो आप याद रखिएगा 182 मीटर है। और इसका निर्माण प्रधानमंत्री ने किया है अक्टूबर 2018 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताना है आपको, गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से ऑप्शन ए बढ़ावा देना, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी खेल कूद को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी बागवानी को बढ़ावा। तो गोकुल पुरस्कार गायों से संबंधित अर्थात दूध से संबंधित, तो किसी दुग्ध संबंधित होगा। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित? दूध को बढ़ावा देने से संबंधित है गोकुल पुरस्कार। और इस पुरस्कार को 2 लाख अगर बताऊँ तो 22,000 गाय और बछड़े के सौल की दी जाती है। अधिकतम उत्पादन देने वाले को या जो अधिकतम दूध उत्पादन करता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी आप बताएंगे, ऑप्शन डी कब? 1971 में। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो आप बताएंगे कि यह समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। कब हुआ था यह समझौता? 1966, 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 1966 का। और किस वजह से? क्योंकि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, इसीलिए ये समझौता किया गया था। ओके, और ये ताशकंद कहाँ? उज्बेकिस्तान की राजधानी पड़ती वहीं पर। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, और कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? मतलब कहाँ पर पुर्तगालियों ने कब्जा नहीं किया था? बम्बई में, हुगली में, मछलीपट्टनम या चौल में? तो आप बताएंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम में पुर्तगालियों ने कब्जा नहीं किया था। जबकि यहाँ पर कौन थे? तो आप बताएंगे कि इस क्षेत्र में पुर्तगाली उपनिवेश नहीं थे। यहाँ पर अंग्रेजों ने कब्जा करके रखा था, पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, डचों का उपनिवेश था। सॉरी, डचों का। किसका था? तो डचों का उपनिवेश था। ये डचों का उपनिवेश कौन था? मछलीपट्टनम था। जबकि पुर्तगालियों ने कौन कौन से अपनाए थे, उपनिवेश बनाए थे भारत में? तो मैं बताऊँ आपको, दमनदीप, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, गैले, मतारा, ट्रिंक, मेल, नागपट्टनम आदि। तो यहाँ पर कब्जा था। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? कौन देता है ज्ञान के सिद्धांत पर बल? ऑप्शन ए योग दर्शन, ऑप्शन वेदांत दर्शन, ऑप्शन सी सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी उपनिषद। तो आप बताइए कौन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद। इसके अंदर उपनिषद, उप मतलब होता है समीप, और जो समीप रहकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं उपनिषद। क्या कहते हैं उसे? उपनिषद कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। और उपनिषदों को फारसी अनुवाद किसने किया था अगर मैं बता दूं तो दारा शिकोह ने किया था। किसने फारसी अनुवाद किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह ने इनका फारसी अनुवाद किया था। ओके, अगला देखते हैं, ये रहा, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पत्रकारिता क्षेत्र में 2023 की बात कर रहा है, किसे दिया गया था? ऑप्शन विजय कुमार मल्होत्रा को, ऑप्शन बी AB के प्रसाद को, ऑप्शन सी YN श्रीवास्तव को, ऑप्शन डी KM मेनन को। तो आप बताएं किसे दिया गया था? तो AB के प्रसाद को यह दिया गया था। ओके, किसको दिया गया था? ये AB प्रकाश को दिया गया था। और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, आपको बताना है नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? इस बुक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 का किसे प्रदान किया गया है? आपको बताना है कि यह पुरस्कार किसे दिया गया है।
तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन को। तो पुरस्कार किसे दिया गया? अमीर पीरजादा को, ऑप्शन बी हिना विजय कुमार को, ऑप्शन सी राखी कपूर को, ऑप्शन अगर बताऊं डी तो अवनीश ग्रोवर को। तो इसका हो जाएगा ये नृत्य के लिए गोल्डन राखी कपूर को दिया गया है। किसको दिया गया है? राखी कपूर को दिया गया है गोल्डन बुक अवार्ड। कौन सा दिया गया इनको? गोल्डन बुक अवार्ड। और ये कब वाला? 2023 वाला है, 2023 वाला। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा और कह रहा है 1 मेगाबाइट्स में कितने के बराबर होता है, अर्थात 1 MB कितने के बराबर होता है? 1 MB। तो आप बताएंगे 1 MB बराबर 1024 KB के बराबर। KB देखो कहीं पर दिया KB किलोबाइट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो गीगा से बड़ा सबसे बड़ा में टेराबाइट होता है, क्योंकि गीगाबाइट मतलब GB, गीगाबाइट मतलब GB और टेरा मतलब TB। तो सबसे बड़ा टेराबाइट, इससे बड़ा भी होता है, लेकिन इन ऑप्शनों के अनुसार देखा जाए तो यही बड़ा होगा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा बेटा। अगला ये रहा, फरवरी 2023 में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? किस बैंक ने इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी योजना जारी करने की सुविधा प्रदान की थी? तो आप बताएंगे कौन थी? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल, ऑप्शन बी IDBI, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी ओवरसीज बैंक। तो इसका हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक ने यह सुविधा प्रदान की है। ओके, तो किस बैंक ने प्रदान किया बेटा? तो इसी ने लॉन्च किया है। तो आप याद रखिएगा। और ये एक विशिष्ट राशि के लिए गारंटी का वचन देते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह को किसे एक समझौता किया था? तो देखो राणा अमर सिंह, क्योंकि महाराणा प्रताप किसके साथ मुगल के संपर्क में था, मतलब उसी समय टाइम पीरियड में था, तो अकबर के समय में था। लेकिन अकबर की जब मृत्यु हो जाती है, उसकी अगर मैं बात बताऊं तो आपने देखा होगा जब महाराणा प्रताप का जो पुत्र रहता है, तो ये टाइम ऑफ पीरियड जहांगीर के समय रहता है, जिसका नाम जहांगीर ने के समय की बात है ये। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, किसी भी मुगल सेना ने। तो जहांगीर का वो के साथ ये समझौता हुआ था, और इस समझौता के लिए जहांगीर ने खुर्रम को भेजा था। खुर्रम बोले तो शाहजहां को भेजा था इस समझौता के लिए। ओके, तो बाद में महाराणा प्रताप का लड़का जो था उसने जहांगीर के साथ समझौता अधीनता स्वीकार कर ली थी। ओके, ये रहा अगला क्वेश्चन। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में ऑप्शन है, ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन चतुर्थ में, ऑप्शन डी 6वीं पंचवर्षीय योजना। तो किस पंचवर्षीय में योजना हटाने का नारा दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। यह नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से कब थी? 1978 थे, क्योंकि इसको भंग कर दिया गया था। तो ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल इतना था। तो आप याद रखिएगा। ओके, 4 वर्ष मात्र चली थी। अगला 18वां क्वेश्चन ये रहा, और इसमें कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? कौन सा सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी मैसूर के पठार से निकलती है, ताप्ती नदी बैतूल के पठार से निकलती है, सोन नदी पिंडरा के पठार से निकलती है, और गोदावरी नदी त्रिम्बाक के पठार से निकलती है। तो आपको बताना है त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, डी तो सही है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको बताना है पिंडरा के पठार से या छोटा नागपुर के पठार से। तो आप बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको 18वां क्वेश्चन में। तो आप बताएंगे कावेरी नदी मैसूर के पठार से नहीं निकलती। यह कहाँ से निकलती है? तो आप बताएंगे ये ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती। कहाँ से? कर्नाटक में एक ब्रह्मगिरी पर्वत है, उसी से निकलती है। ताप्ती बैतूल पठार सही है, बाकी सब सही है, यही गलत था आपका, क्योंकि कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है?
राष्ट्रीय आय किसे स्तर नहीं। ऑप्शन ए, इसे हमेशा वित्तीय वर्ष के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी, यह एक प्रवाह अवधारणा है। ऑप्शन सी, यह एक समष्टि अर्थव्यवस्था की अवधारणा है। यह केवल मध्यव्ययी वस्तुओं में शामिल करता है। तो आप बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करता है। ओके, अब देखो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो प्रथम जो व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी ने, उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले की थी और उन्होंने बताया था कि इसकी विशेषता है, इसे हमेशा वित्तीय वर्ष के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। यह एक प्रवाह अवधारणा है, यह एक समष्टि अवधारणा है। भारत में राष्ट्रीय आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलते हैं, अर्थात वित्तीय वर्ष 31 मार्च से 1 अप्रैल तक हमारे यहाँ रहता है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे कहा जाता था नगर दुर्ग, ओलंपस, कोलेसिया या निचला नगर। तो उसे क्या कहा जाता था, आपको बताना है कि उसे क्या कहा जाता था। तो उसे कहा जाता था नगर दुर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उसे नगर दुर्ग कहा जाता था। यह 4 दीवारों से घिरा हुआ होकर करता था। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना, लागू कौन रखता है भाई। जो सरकार कानून बनाती है तो उनको लागू कौन करता है, न्यायपालिका, ऑप्शन बी कार्यपालिका, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन डी विधानसभा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका कानूनों को लागू करते हैं। न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है, ओके, और नीति आयोग नीतियों को बनाने का काम करती है। तो सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। कौन कौन 3 अंग कौन कौन होते हैं बेटा, तो आप जानते हैं कि विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो लागू करती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करे, और न्यायपालिका जो न्याय देने का काम करे, न्यायपालिका। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 3 हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, और क्या रहा है, जब अपरदन में लिगिन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है तो अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब अपरद में लिगिन और काइटिन होता है प्रचुर मात्रा में तो अपघटन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए, कोई गतिविधि नहीं होती। ऑप्शन बी, यह तेज हो जाती है, यह नगण्य हो जाती है। ऑप्शन डी, यह धीमी हो जाती है। तो आप बताएंगे यह दर धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, यह दर धीमी हो जाती है, ओके। क्योंकि क्या हो जाता है, यह अपरद में लिगिन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होती है तो अपघटन की दर धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, बागवानी से, ऑप्शन जी, पौधारोपण से, ऑप्शन सी, आलू और टमाटर प्याज कीमतों के उतार चढ़ाव से, ऑप्शन डी, कृषि की उर्वरता से। तो आप बताएंगे कि ये ऑपरेशन ग्रीन जो शुरू किया गया था, जो आलू टमाटर और प्याज लोगों के ख़राब हो जाते थे किसानों के, इसलिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था, ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा, गोबर धन योजना संबंधित है। गोबर धन की योजना किससे संबंधित है। पशुपालन में वृद्धि, देसी गौवंश के संरक्षण, दुग्ध उत्पादन वृद्धि, या गोबर एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कि भारत सरकार ने जानवरों के गोबर और ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट उर्वरक में बदलने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी, इसका बदलने के लिए सीएनजी नेचुरल गैस को। और ये कहाँ से चलाई थी, छत्तीसगढ़ से चलाई थी, ओके, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन ये रहा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी, मतलब कितनी महिलाएं हैं वृद्ध अवस्था वाली। तो आपको बताना है कि 60 साल या उससे अधिक वाली, 60 साल या उससे अधिक की पूछा, 60 साल या उससे अधिक कितनी महिलाएं भारत में हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आप बताइए कितनी महिलाएं हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। आप बताइए 103 मिलियन, ऑप्शन बी 93 मिलियन, ऑप्शन डी 53 मिलियन, ऑप्शन
डी 51 मिलियन। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 53 मिलियन, अर्थात 5.3 करोड़ महिलाएं 60 साल से ऊपर थीं 2011 के जनगणना के अनुसार। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 26। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा का आयोजन कब किया गया था, अर्थात लोकसभा प्रथम चुनाव कब किया गया था। ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 27 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 13 मई 1952 और ऑप्शन डी 15 जून 1952। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पहली बैठक लोकसभा की 13 मई 1952 को चालू हुई थी। ओके, कब? 13 मई 1952 को। और पहली लोकसभा का कार्यकाल 13 मई 1952 से लेकर 1956 तक रहा है बेटा, 1956 तक था। और इस लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे उस समय के, तो आप बताएंगे लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम कौन थे? गणेश देव वासुदेव मालवंकर थे। अगला ये रहा पोटला पैलेस, जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? जो पोटला पैलेस है कहाँ पर, किससे संबंधित? जोधपुर के महाराणा से, दलाई लामा से, हिमाचल प्रदेश की राजा वीरभद्र से या बाजीराव मस्तानी से। तो आप बताएंगे कि दुनिया के सबसे महंगे धर्मगुरु निवासों में दलाई लामा पर एक पोटला पैलेस है, जो करीब 160 करोड़ रुपए से इस पैलेस में दलाई लामा हर साल सर्दियों में रहते हैं, गर्मी के मौसम में नोरबिलिंग पैलेस में रहते हैं, जबकि ये दोनों घर तिब्बत की राजधानी लहासा में बने हैं। तो ये क्या है? दलाई लामा का घर है, 160 करोड़ का बना है और तिब्बत की राजधानी लहासा में। अगला ये रहा रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो आप बताएंगे किस वर्ष की ये बात थी? तो आप जानते हैं कि ये घटना 1890 में हुई थी या 1891 में या 1892 में या 1893 में। तो ये घटना हुई थी 1893 में, जब वो दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे एक व्यक्ति का केस लड़ने। ओके, अगला ये रहा 29वां क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? फीता है, छल्ला है, गट्ठा है? तो छल्ला, फीता, गट्ठा कौन है बताइए, या उपयुक्त में सभी? तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। उसमें क्या क्या होते हैं? तो उसमें आप बताएंगे कि ये तीनों होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, 1 एकड़ जमीन बराबर कितना होता है? कितना होता है? 48-40 गज होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 10 वर्ग जरीब, ऑप्शन सी 0.46467 हेक्टेयर या उपयुक्त सभी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 1 एकड़ में 0.46 हेक्टेयर होते हैं, 48-40 गज होते हैं और 10 वर्ग जरीब होती है। याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? ऑप्शन ए बहमनी साम्राज्य में, ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य में, ऑप्शन सी चोल साम्राज्य में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब किस प्राचीन साम्राज्य महिला कुश्ती में भाग लेती थी? तो आप बताएंगे विजयनगर साम्राज्य में। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में से 1646 तक इसमें कार्यकाल रहा है और इसमें संगम वंश था, हरियर और बुक्का नामक भाइयों ने स्थापना की थी। तो यहाँ पर महिलाएं कुश्ती में भाग लिया करती थी। तो कौन था? विजयनगर साम्राज्य में। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, कह रहा है इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो औरंगजेब ऐसा व्यक्ति है जो शराब को तक छूता तक नहीं था। कौन था? तो आप बताएंगे औरंगजेब था ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा 33वां क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता? ऑप्शन ए रामानुज को, ऑप्शन बी माधवाचार्य को, ऑप्शन सी रामानंद को, ऑप्शन डी रामदास को। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप बताइए मुझे। तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद ने ऐसा किया था।
किसने किया था? भक्ति आंदोलन को यहाँ लाने का कार्यकाल रामानंद ने उत्तर भारत में लाने का यह कार्य किया था। ओके, अगला ये रहा और कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन था? बोर्नियो, अंडमान निको, ग्रीनलैंड या सिंगापुर? तो ऑप्शन इसका हो जाए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है और ये कहाँ? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में है। और किसके कब्जे? डेनमार्क का है, डेनमार्क, और उत्तरी अटलांटिक में है। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 1 घंटे के समय अंतराल में देशांतरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 60। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है और यहाँ 15 हो जाएगा। तो 1 घंटे का पूछा तो 15 × 4 बराबर 60 मिनट। ओके, तो बच्चों आज हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे। तो सभी को भी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का सपना सच करिए। ओके, धन्यवाद।